B1.1529 variant of coronavirus. What WHO called this strain as Omicron. आज हम जब भी न्यूज़ खोलते हैं तो एक ही बात गूंजती है कि ओमिक्रॉन 25 कंट्री में फैल गया, आज ओमिक्रॉन 33 कंट्री में फैल गया और आज 38 कंट्री में फैल गया। ओमिक्रॉन भारत में भी दस्तक दे चुका है। भारत में पांच केसेस मिले हैं। पहला 2 केस कर्नाटका में, फिर गुजरात में, महाराष्ट्र में और आज न्यू दिल्ली में मिला। तो क्या ये कोरोना का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है ये बहुत डेंजरस है? क्या ये बहुत खतरनाक है? क्या ये इट विल लीड टू थर्ड वेव ऑफ कोविड-19? क्या हमें इससे बहुत डरने की आवश्यकता है? ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं और आज हम आपको एक एक चीज इस ओमिक्रॉन के बारे में बताना चाहेंगे कि आखिर ये 32 म्यूटेशंस जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कैसे इस वायरस को स्ट्रॉन्ग बना रहा है और हमें चैलेंज कर रहा है। ये ओमिक्रॉन, ये जो कोरोना वायरस है वो कह रहा है कि लो हम नए रूप में आ गए, हम ओमिक्रॉन के रूप में आ गए, तुमने मेरे अगेंस्ट में वैक्सीन बनाया, मैं नया अपना वेरिएंट लेकर आ गया। और वायरस कहता है यदि तू डाल है तो मैं पात चलूंगा और यदि ह्यूमन, यदि मानव, यदि ये नहीं सुधरा तो हम इसी तरह से अपना रूप बदलते रहेंगे, बदल के नए वेव के रूप में, नए वेरिएंट के रूप में अपना प्रेजेंस बताते रहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या सच में ये वायरस, ये जो ओमिक्रॉन है वो बहुत डेंजरस है। ऐसा बताया जा रहा है कि 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा डेल्टा वायरस से डेंजरस है, ज़्यादा इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है। तो हम देखते हैं कि आखिर ये म्यूटेशंस कैसे इस वायरस को हेल्प कर रहा है और कैसे हमने जो वैक्सीन्स बनाया है उसको ये डिटर करने में लगा हुआ है। हाउ दिस वायरस विल प्रोपगेट इटसेल्फ, कैसे अपने आप को इट विल इंक्रीज इन नंबर एंड स्प्रेड इटसेल्फ थ्रू आउट द वर्ल्ड। विल सी एवरीथिंग नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन, ठीक है वायरस में 32 mutations हुए, someone saying 53 mutations, many mutations have taken place। तो म्यूटेशंस तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो वायरस में, खास करके आरएनए वायरस में, डीएनए वायरस में भी म्यूटेशंस होते हैं लेकिन आरएनए वायरस में बहुत फास्ट म्यूटेशन होते हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये होते ही रहता है। कुछ वायरस को फेवर करने वाला म्यूटेशंस होता है, कुछ वायरस को फेवर करने वाले म्यूटेशंस नहीं होते हैं। तो जो वायरस को फेवर नहीं करता है वो अपने आप वो वायरस खत्म हो जाता है, वो पॉपुलेशन से वाइप आउट हो जाता है। लेकिन वैसे वायरस जिनमें पॉजिटिव, उनके लिए बेनिफिशियल म्यूटेशंस होते हैं, उनको ये सेलेक्ट कर लेता है और ये फिर नए नए होस्ट को जो है अपना टारगेट बनाना शुरू करता है। वायरस में भी हम लोग सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो है थ्योरी वो लागू होता है। तो वैसे म्यूटेशन जो इनके लिए बेनिफिशियल होगा, बेनिफिशियल कैसे होगा, कौन से म्यूटेशन इनके लिए बेनिफिशियल्स होंगे? तो वो जो होस्ट के इम्यून सिस्टम को धोखा दे पाए, चकमा दे पाए, वो जो इनकी मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिसिटी है आरएनए का, उसको इंक्रीज कर पाए, बहुत सारे विरियन बन पाए, बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स बना पाए, वैसे म्यूटेशंस। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फेक्टिविटी, कैसे ये जो होस्ट सेल में घुसता है, तो होस्ट सेल में जब ये घुसता है तो कैसे होस्ट सेल में ये आराम से घुस पाए। तो ऐसे म्यूटेशंस जो इनको आराम से होस्ट सेल में एंट्री दे पाए, जो इनके मल्टीप्लिकेशंस को इंक्रीज कर पाए, जो इम्यून सिस्टम का, जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है जो हमेशा पेट्रोल करते रहता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको मार देंगे, उसको एनगल्फ कर लेंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इम्यून सिस्टम हमेशा हमारा जो है वो एक्टिव रहता है और पेट्रोल करते रहता है। तो ये वायरस सबसे पहला कोशिश ये करेगा कि कैसे हम जो होस्ट है, जो होस्ट सेल है, जो होस्ट जो एनिमल है, जो ह्यूमन है, कैसे उसके इम्यून सिस्टम को हम चकमा दें, धोखा दें, उससे छिप के निकल के हम होस्ट सेल में घुस जाएं, अपने नंबर को इंक्रीज कर लें। तो
ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखना होगा। और सच में सपोज ये थर्ड वेव, सपोज इस स्ट्रेन की वजह से, इस वेरिएंट की वजह से थर्ड वेव आता है, इस स्ट्रेन की वजह से थर्ड वेव आता है, तो क्या सिर्फ वायरस ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे? हम अब फिर से हम आपसे बोल रहे हैं कि ये जो वेरिएंट है वो बनता रहेगा, जब तक ये वायरस इसका नया नया वेरिएंट बनता रहेगा। तो जब तक पूरे वर्ल्ड को इम्यूनाइज नहीं कर दिया जाएगा, तब तक इसे होस्ट सेल मिलता रहेगा, और यदि इसे होस्ट सेल मिलता रहेगा तो ये म्यूटेट होता रहेगा, नया नया वेरिएंट बनाता रहेगा, और ये इस तरह से जो है आप देखेंगे जब ये नया वेरिएंट बनाएगा तो हो सकता है जो अपना जो इसका जो रूप है, इसका जो स्वरूप है, जो इसका फॉर्म है, उसको ही बदल ले, और उसको जो भी वैक्सीन हमने बनाया है, जो भी एंटीबॉडी है या टी सेल्स है, वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो नहीं मार पाएगा, तो वैक्सीन आपका बेकार हो गया। तो वायरस तो यही चाहता है ना कि जो मुझे पहचान सकता है, जो मुझे मार सकता है, उससे कैसे बचे, तो अपना रूप चेंज कर लेगा इस तरह से। तो इंपॉर्टेंट ये है कि पूरे वर्ल्ड को जब तक इम्यूनाइज नहीं कर दिया जाएगा, तब तक इस वायरस को होस्ट सेल मिलता रहेगा और ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। जब तक ये मल्टीप्लाई होता रहेगा, तब तक चांस होगा कि नए नए वेरिएंट आए। हो सकता है डेल्टा से ओमिक्रॉन को लोग बता रहे हैं खतरनाक है, ओमिक्रॉन से और दूसरे स्ट्रेन आए, वो वेरिएंट आए, वो इससे ज़्यादा खतरनाक हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट वी नीड टू इम्यूनाइज, वैक्सीनेट complete population of the world, then only we can think that अब ये वायरस जो है इसको होस्ट सेल नहीं मिलेगा, अब ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, अब इसमें म्यूटेशन नहीं हो पाएगा, और तब जो है नया कोई वेरिएंट नहीं बन पाएगा। तो हम लोग देखते हैं इस दिस ओमिक्रॉन के बारे में। तो see one thing, I'll tell you very clearly, we need not to be scared, we need not to be afraid of this particular variant Omicron, just we need to be alert, we need to be vigilant। हम लोगों को ईमानदारी से, सपोज कोई व्यक्ति इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है, तो उसे चाहिए कि वो खुद आगे आए, खुद अपना टेस्ट करवाए, एंड देन दैट फेलो शुड अंडरगो द ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं कि छुप गए। अभी आप देखिए इंडिया में ही जो है कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और भी कई जगह पे कुछ लोग अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए हैं, कुछ लोगों ने गलत एड्रेस दे दिया है। तो ऐसे लोगों की वजह से डेफिनेटली थर्ड वेव आ सकता है। ये वायरस हमें मात देना चाह रहा है, तो हमें तो हमें अपना बचाव करना होगा। तो हम अपना बचाव, ये तो चाहेगा कि हम और स्ट्रांग होकर आए, ताकि जो है हम इन्फेक्ट कर पाए, अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाए, डिजीज प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन ह्यूमन को ये चाहिए, ह्यूमन को पता है कैसे इससे बचना है। तो हमें जो है अब इसमें भी म्यूटेशन मैक्सिमम म्यूटेशन कहाँ हुआ? स्पाइक प्रोटीन में, और ये स्पाइक प्रोटीन ही जो है वो इम्यूनोजेनिक है, यानी एंटीबॉडी और टी सेल्स और जो भी दूसरे जो इम्यून कंपोनेंट हैं, इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, वो किसको टारगेट करता है? वो भी स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करता है। और वायरस जो है अपने स्पाइक प्रोटीन से ही सेल्स में घुसता है, और फिर वहाँ पे आरएनए जो है इसका मल्टीप्लाई करता है, फिर से नए वायरल पार्टिकल्स बनते हैं, फिर वो बाहर निकलता है, फिर बहुत सारे अमाउंट्स में निकलेंगे, और वो क्या करेगा? फिर बहुत सारे सेल्स को, या तो लंग सेल्स हैं, एल्वियोलर लंग्स का जो सबसे छोटा कंपोनेंट होता है वो होता है एल्वियोलस। एल्वियोलस कैसा होता है? इस तरह का, आप देखेंगे बैलून की तरह होता है। यहां से ऑक्सीजन जो है ना आता जाता है। तो यही मान लिया इसका टारगेट सेल्स है वायरस का। तो यहां से जो ये एंटर करता है ना, तो आप देखेंगे ना कि ये जो है स्पाइक प्रोटीन है, इसी से इसमें अटैच होता है, और फिर इसमें वो एंटर कर जाता है। एंटर करके बहुत सारा यहाँ पे बनाएगा आरएनए, और फिर जो है ना बना लेगा वायरस, और फिर ये बाहर निकलेगा, और फिर बहुत सारे आप देखेंगे सेल्स को ये इन्फेक्ट करता है, बहुत सारे सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, फिर सब को जो है
वो वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, फिर वहाँ से बाहर निकलेगा। तो आप देखेंगे इस तरह से ये नंबर इंक्रीज करना चाहता है। तो ये नंबर इंक्रीज करना चाहता है अपना, ये कोई भी चाहता है, हम भी चाहते हैं कि हम डोमिनेट करें, हम अपना नंबर इंक्रीज करें, वैसे ही वायरस भी चाहता है। तो इसमें क्या करना होगा, हमें इस वायरस से अभी मान लिया तुरंत वैक्सीन इस पर काम नहीं कर पा रहा है, वैक्सीन को मॉडिफाई करने में, उसको अप टू डेट बनाने में कुछ टाइम लगेंगे। तब तक हम लोग को क्या करना होगा, इस वायरस से बच के रहना होगा, इसके नज़दीक नहीं जाना होगा, इसको आमंत्रण नहीं देना होगा कि आओ हम लोग यहाँ पे इन्फेक्ट कर लो मुझे। तो फिर से जो कोविड गाइडलाइंस कहता है, क्या कहता है वो, भीड़ भाड़ वाले एरिया से बचना है, जब बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलना है, मास्क हमेशा पहनना है, हम भी मास्क हमेशा पहनते हैं, क्योंकि अभी हम इस रूम में हैं और मुझे इस चीज़ को डिस्क्राइब करना है, इस वजह से मास्क अभी खोल दिए। हमेशा जब भी है हो हमें जो है हैंड वॉश करते रहना है सोप से। तो ये सारे वैक्सीन्स ले लेना है। देखिए वैक्सीन्स कम से कम डेल्टा तो आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, इसके पहले वाला जो वायरस है वो तो इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, नहीं तो उसे भी मौका मिलेगा इन्फेक्ट करने का। तो जो भी वैक्सीन्स अवेलेबल है आपके कंट्री में, आप उस वैक्सीन्स को भी लीजिए। बहुत लोग वैक्सीन्स लेने से भी डरते हैं, बहुत लोग सिर्फ जब एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, पुलिस को देखते हैं, तब मास्क पहनते हैं। ये सब फॉर गॉड सेक आप यू स्टॉप ऑल दिस थिंग्स डूइंग। यदि आपको बचना है, आप चाहते हैं कि थर्ड वेव नहीं आए, तो सबसे बेस्ट यही होगा कि हमें जो है जो भी कोविड गाइडलाइंस है उसको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करना होगा, तभी हम लोग जो है वी कैन कम आउट ऑफ दिस वायरस। तो सिंपल देखिए, ओमिक्रॉन के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले ओमिक्रॉन का जो है ना 11 नवंबर को बोट्सवाना में डिटेक्ट हुआ, फिर साउथ अफ्रीका ने WHO को 24 नवंबर को रिपोर्ट किया कि भाई हमारे यहाँ एक नया वेरिएंट मिला है कोरोना वायरस का, जिसका नाम है ठीक है B.1.1.529 वेरिएंट। 26 नवंबर को WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा और इसे ओमिक्रॉन, ग्रीक वर्ड जो है, ग्रीक लेटर जो है उससे ओमिक्रॉन इसे नाम दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि आखिर ये क्यों डेंजरस है। डेल्टा से लोग कह रहे हैं कि डेंजरस है, तो डेल्टा भी रहा होगा, ओमिक्रॉन भी है, इस तरह का और भी वेरिएंट मिल सकता है। सी एक बात आप समझ लीजिए, इस वायरस को जब तक होस्ट सेल मिलता रहेगा, ये मल्टीप्लाई करता रहेगा, और ये आरएनए वायरस है, तो आरएनए वायरस में जो है ना बहुत सारे म्यूटेशंस के चांसेस होते हैं। म्यूटेशन क्या है, कैसे म्यूटेशंस होता है, मैं ये सब आपको एक सेपरेट मैं लेक्चर तैयार करूँगा, टॉक तैयार करूँगा, उसमें मैं आपको म्यूटेशंस के बारे में बताऊँगा और कैसे ये वायरस को जो है वायरस के शेप को या फॉर्म को बदल देता है, कैसे वायरस जो है के लिए ये बेनिफिशियल या हार्मफुल होता है, म्यूटेशन है क्या, ये सब कुछ हम आपको सेपरेट टॉक में बताएंगे। अभी सिर्फ आप ये समझिए कि इसमें स्पाइक प्रोटीन जो है, एक प्रोटीन है स्पाइक प्रोटीन। आप जब वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वायरस जो है सबसे अंदर में कोर में जो है ना न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, यानी आरएनए और उस पर कुछ प्रोटीन होता है, उसका बना होता है, उसके ऊपर में एक कवर होता है जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं, तो न्यूक्लियो कैप्सिड हो गया, और उसके बाहर में एक एनवेलप होता है, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये आरएनए है, ये कैप्सिड है, और ये जो है आपका ये एनवेलप है। इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, इसमें आपका स्पाइक प्रोटीन है, इसमें एनवेलप प्रोटीन है, ये सब कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो इसमें जो आप ये देख रहे हैं ना, यही हमारा जो है ना स्पाइक प्रोटीन है, तो ये स्पाइक प्रोटीन है। तो आप ये एक सेल है, होस्ट सेल, एल्वियोलस का जो है एक सेल है, एल्वियोलस जो है ना यूनिट है, सबसे छोटा वाला यूनिट है लंग्स का, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वहाँ उसे हम लोग एल्वियोलस कहते हैं। वही एक सेल है, ये सेल है, इसके अंदर का पार्ट सेल है, ये सेल का बाहर का पार्ट। तो आप देखेंगे कि ये जो
ये जो वायरस है वो इसके अंदर में जो घुसता है वो स्पाइक से ही घुसता है। तो स्पाइक से ही घुसता है। तो स्पाइक सबसे पहली बात है कि ये स्पाइक ही है जिसे हम लोगों का इम्यून सिस्टम, हम आपसे बता रहे हैं, हम लोगों के बॉडी में जो है हमेशा इम्यून सेल्स जो है वो घूमते रहता है, पेट्रोलिंग करते रहता है। जैसे बाहर में आप देखते हैं ना, पुलिस पेट्रोलिंग करते रहता है कि कहीं पे कोई चोरी चमारी नहीं हो जाए, कोई बाहर का नहीं घुस जाए, फिर उसे पकड़ लेता है। वैसे ही हमारे बॉडी में भी पुलिस है जिसे हम लोग इम्यून सेल्स कहते हैं, इम्यून सिस्टम का पार्ट है वो घूमता रहता है। तो बाहर से जैसे ही कोई फॉरेन चीज अंदर में आता है जो हमारे बॉडी का चीज नहीं है, वो बाहर से जब अंदर घुसता है तो उसे पकड़ लेता है, उसे मार देता है या उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये वायरस भी तो हमारे बॉडी के बाहर का चीज है, तो ये भी जब घुसेगा तो इसे भी मार देगा इम्यून सिस्टम। तो हमारा भी जो सेल्स है, इम्यून सेल्स है, वो भी जो है पहचानता है यदि इस वायरस को, तो कैसे पहचानेगा? स्पाइक प्रोटीन से ही पहचानेगा कि ये बाहर से आया हुआ है। लेकिन ये वायरस बहुत चालाक है, हम आपको बताएंगे चालाक कैसे है। लेकिन यदि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सेल्स है इसे नहीं पहचान पाएगा या पहचानने में देर करेगा, तब तक ये क्या करेगा? सेल्स के अंदर, यहाँ से इसके अंदर घुस जाएगा बिना मरे हुए। तो ये स्पाइक प्रोटीन है, मान लिया ये पूरा जो है ना ये स्पाइक प्रोटीन है, ये वायरस का स्ट्रक्चर है, वायरस के मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसमें स्पाइक प्रोटीन लगा हुआ है। अब इसी कह रहे हैं कि इसी स्पाइक प्रोटीन में जो है ना म्यूटेशंस ज्यादा हो रहा है। म्यूटेशंस पूरे सी ये आरएनए है, तो इसमें कहीं पे भी म्यूटेशन हो रहा होगा, कहीं किसी भी चीज में हो रहा होगा, म्यूटेशंस काफी होते रहते हैं। लेकिन इसका जो म्यूटेशंस होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है वायरस के लिए, और यही वायरस को या तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा या इसको वीक बनाएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा वो इन्फेक्ट करता जाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो ओरिजिनल वायरस जो वुहान में मिला था, SARS-CoV-2 जो है कोविड-19, इसके ओरिजिनल स्ट्रेन से जब कंपेयर करेंगे तो 32 म्यूटेशंस स्पाइक प्रोटीन्स पे हुए हैं, ठीक है। तो ये 32 जो हुआ है ना म्यूटेशंस, तो इसके वजह से आप क्या देखेंगे कि ये वायरस में ट्रांसमिसिबिलिटी यानी जो फैलने की क्षमता है वो बढ़ा दिया है, और सिवियरिटी, इसका मतलब ये इन्फेक्टियस भी है, ये डिजीज भी प्रोड्यूस करेगा। यदि हम बच के नहीं रहेंगे तो ये डिजीज प्रोड्यूस करेगा। तो समझना यहाँ पे ये है, हम आपको ये बता, एक सिंपल हम आपसे ये बता रहे हैं कि आखिर ये डिजीज कैसे कॉज करता है और स्पाइक प्रोटीन क्या है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर है कोरोना वायरस का, अंदर में मैसेंजर आरएनए है, ये कैप्सिड है, और ये आपका मेम्ब्रेन है, ठीक है, लिपिड का बना होता है, और इसमें कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड है, आप देख सकते हैं प्रोटीन। तो खास करके इंपॉर्टेंट वाला जो प्रोटीन है ना वो ये है स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन का जो ये पार्ट है ना ऊपर वाला, यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला पार्ट जो है स्पाइक प्रोटीन जो है ना ताज के तरह दिखता है। महारानी का आप देखिएगा, या आप देखते होंगे मिस वर्ल्ड वगैरह जो होता है उसमें ताज पहनाया जाता है, तो ताज की तरह दिखता है, क्राउन की तरह, इसलिए इसको कोरोना भी कहा गया है, कोरोना वायरस। तो जब आप देखेंगे इस चीज को, तो ये जो है इसका जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसमें X1 डिवाइडेड है। हम एक सेपरेट टॉक देंगे सिर्फ बेसिक्स ऑफ कोरोना वायरस पे, जिसमें आपको हम स्ट्रक्चर बताएंगे, इसमें एक एक चीज बताएंगे, कौन सा कंपोनेंट किस तरह से वायरस के लिए यूजफुल है, कौन सा पार्ट जो है वो हम लोगों के लिए खतरनाक है, कैसे वायरस अंदर जाता है, कैसे वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, किस तरह से डिजीज प्रोड्यूस होता है, किस तरह से जो आप देखते होंगे एक्सरेज में जो दिखता है फाइब्रस स्ट्रक्चर वो कैसे बनता है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। कैसे ऑर्गन क्रॉस टॉक होता है, कैसे क्या साइटोकाइन बर्स्ट क्या है, किस तरह से जो है ना मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे एक सेपरेट लेक्चर में, हम लोग एक सेपरेट टॉक में हम लोग इस चीज को देखेंगे। अभी फॉर टाइम बिंग बस इतना ही समझिए, ये स्ट्रक्चर है, और इससे जो है ना
ये इसको कहते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। इससे तो सेल पे जो बाइंड करता है ना वायरस, जैसे मान लिया इसको इन्फेक्ट किया, अंदर में एक सेल है, तो सेल पे खास रिसेप्टर होता है, वो रिसेप्टर यदि नहीं रहेगा तो वायरस अंदर नहीं घुस पाएगा, और उस रिसेप्टर का नाम है ACE2 रिसेप्टर। ये नॉर्मली एपिथेलियल, जो लंग्स के एपिथेलियल सेल्स हैं और भी ऑर्गन्स के एपिथेलियल सेल्स पे होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स पे भी होते हैं, और इसका काम जो है ना वो लंग सेल्स को प्रोटेक्ट करना है। आप समझिए, ये प्रोटेक्ट करता है। वायरस यदि नहीं भी रहे और यदि इसको आप किसी भी तरह से हार्म करेंगे तो हमारा लंग सेल्स जो है मर जाएगा, और मारेगा कौन? ये मारेगा। ठीक है, तो ये और इसी को जो है ना यही इम्यूनोजेनिक भी है। इम्यूनोजेनिक यानी जो आप वैक्सीन हम लोग ले रहे हैं या जो हमारा इम्यून सेल्स है वो इसको ही पहचानता है, और इसको पहचान जाता है कि बाहर से आया हुआ फॉरेन है, और इसको जो है न्यूट्रलाइज कर देता है। इसमें एंटीबॉडी बाइंड कर जाता है, या फिर जब सेल्स के अंदर घुसेगा दिख जाएगा तो टी सेल्स जो है ना, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होता है, वो उसको मार देगा। यानी इम्यून सेल्स इसको ही पहचानता है। तो ये वायरस बहुत चालाक है। इसको क्या करता है, जब सेल्स के एकदम पास में पहुंच जाता है तब इसको बाहर निकालता है, नहीं तो इसको छिपा के रखता है कि पता ही नहीं लगे इम्यून सेल्स को कि वायरस आया हुआ है। ठीक है, तो इससे जो है ना, इसी से जो है S1 जो आप देख रहे हैं, इसी से ये बाइंड करता है यहाँ पे। अब फिर यहाँ से जो है ना H2 जो है ये पहले यहाँ बाइंड करेगा। ये बाइंड कर जाने के बाद यहाँ पे प्रोटीज एंजाइम होता है, वो काम करता है, और ये जो है इस पे S1 यहाँ रह गया, और H2 जो है आपका वो इसको अंदर भेज देता है। यानी H2 की हेल्प से यहाँ पे वो मर्ज कर जाता है, सेल्स का जो मेम्ब्रेन है उसके साथ में वायरस मर्ज कर जाएगा, और फिर ये अंदर आ जाएगा। देखिए वायरस अंदर आ गया। ठीक है, तो H1 और H2 दोनों मिलकर बनाएगा आपका। तो इसमें ही जो है ना, तो इसको छिपा लेता है, इसको नहीं छिपाता है। तो हम लोग वैक्सीन इसके भी अगेंस्ट में बना सकते हैं, लेकिन इसका परेशानी क्या है, ये वीक इम्यूनोजेनिक है, यानी इसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी उतना काम नहीं कर पाता है जितना इसके खिलाफ काम करता है। तो इसको ये छिपा लेता है। अभी देखिए, इसके वजह से ही जो है ना ये बाइंड कर रहा है, इसकी वजह से अंदर जा रहा है, और जब अंदर जाएगा तब तो आरएनए अंदर जाएगा, तब तो आरएनए जो है बहुत बार मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद बहुत सारे वायरस बनेंगे। तो इंपॉर्टेंट कौन सा ये पार्ट है, यही इसको अंदर ले, इसी की वजह से ये अटैच हो रहा है, इसी की वजह से अंदर जा रहा है, फिर मल्टीप्लाई कर रहा है, और तब जाकर हमारा जो है आप देखिएगा जैसे ही इस पे बाइंड हुआ उसके बाद ये अंदर चला जाता है, और ये जो है आपका ACE2, ये नॉर्मल केस में हम सभी के सेल्स पे ये रहता है ACE2, और ACE2 का काम क्या है, ये Ang1 और Ang2 जो है इसको कन्वर्ट कर देता है इसमें। यदि इसमें कन्वर्ट नहीं करेगा और यही रहेगा तो ये अंदर आकर जो है ना इसमें बाइंड होगा, और इसके वजह से सेल्स जो है ना वो मर जाता है, लंग सेल्स मर जाएगा। इसके वजह से आप देख लीजिए फाइब्रोसिस, जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है, इसी वजह से होता है। यानी मान लिया वायरस नहीं भी रहे और इसको यहाँ से हम लोग उड़ा दें, हटा दें, तब भी आप देखिएगा ये डिजीज कॉज करेगा लंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रिसेप्टर है नॉर्मली हमारे बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका काम है सेल प्रोटेक्शन। यही सेल को बचाता है। किससे बचाता है? इससे बचाता है। तो वायरस क्या करता है, एक तो जो स्पाइक प्रोटीन है इसको अंदर, तो वायरस को अंदर भेज रहा है, और दूसरा इसको यहाँ से उड़ा दे रहा है। तो जैसे इसको हटा दिया तो फिर ये सिस्टम को कौन रेगुलेट कर पाएगा? नहीं रेगुलेट, अनरेगुलेटेड हो जाएगा। इसकी वजह से जो है आप देखेंगे सेल्स वगैरह मरना स्टार्ट हो जाएगा, और ये वायरस क्या करेगा, बहुत बार मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या देखेंगे, बहुत सारा वायरस बाहर आएगा। बहुत सारा वायरस जब आएगा तो फिर बहुत सारे सेल्स को, मान लिया पहले एक वायरस आया था, अब इसमें से मान लिया 1 लाख वायरस बाहर निकलेगा, तो 1 लाख सेल्स को क्या करेगा, वो इन्फेक्ट करेगा। 1 लाख सेल्स में ऐसे ही करेगा, 1 लाख सेल्स फिर मरेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत फास्ट होता है। तो इंपॉर्टेंट जो है, हम लोग क्यों बहुत कंसर्न है ओमिक्रॉन को लेकर,
क्योंकि इसी में हो रहा है 32 म्यूटेशंस। तो हो सकता है ना कि इस म्यूटेशंस की वजह से इसको और ये अंदर कर ले, इस म्यूटेशंस की वजह से और ये टाइटली बाइंड करे। तो जब मान लीजिए इसको छिपा लेगा तो जो मेरा हम या अपना, अच्छा दूसरी बात है ना, जब भी एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन जो होता है, यानी ये एंटीजन है और जो एंटीबॉडी बनाएगा, वैक्सीन जो हम लोग लिए उसके वजह से एंटीबॉडी बनेगा, तो वो एकदम लॉक एंड की मैकेनिज्म, जैसे एक ताला के लिए खास चाबी होता है, वैसे एक खास के लिए जो है ना खास एंटीबॉडी होगा। मान लिया म्यूटेशन इसमें हुआ, मान लिया ये जो है ना ऐसे था तो इसको पहचान रहा था एंटीबॉडी, अभी इसमें म्यूटेशन हो गया, ये ऐसा हो गया, शेप चेंज कर लिया, तो अब इसको एंटीबॉडी नहीं पहचान पाएगा। यानी वायरस जो है पुराना वाला एंटीबॉडी इसके ऊपर में काम नहीं कर पाया, यानी वायरस सेफ हो गया। तो वही है, जब यहाँ पे 32 म्यूटेशंस हो रहे हैं, कुछ म्यूटेशंस इसमें से पहले वाले वेरिएंट में भी हुआ है, कुछ जो है डेल्टा में नहीं मिला था, तो उसकी वजह से मान लिया ये और ये अपने आप को छिपा ले रहा है। जैसे एंटीबॉडी यहाँ पे बाइंड होता है, ये समझ लीजिए ये वायरस का एस प्रोटीन है और इसी पे एंटीबॉडी बाइंड करता है, तो इसको अंदर कर लेगा, तो कहाँ एंटीबॉडी पहचान पाएगा? नहीं, जब तक ये बाहर नहीं रहेगा। तो ये वायरस क्या करता है ना, जब इसको सेल पे बाइंड करना ऐसे रहता है, जब घुसता है बॉडी में, और जब सेल में जो बाइंड करता है इसी से बाइंड करता है, तब इसको खोल देता है, इससे बाइंड हो जाता है, नहीं तो फिर इसको जो है क्या करेगा, छिपा लेगा। तो हो सकता है इस म्यूटेशन की वजह से और अंदर छिपा ले रहा है, इस म्यूटेशन की वजह से हो सकता है और ये सेल, इस दोनों का बाइंडिंग और बहुत टाइट हो गया हो और जल्दी से बाइंड कर जाता हो। तो आप देखेंगे कुछ म्यूटेशन, जैसे देखिए एक म्यूटेशन ये हुआ, ये क्या करता है, स्पाइक प्रोटीन जो है वो सेलुलर रिसेप्टर्स, यानी ये जो इससे बाइंड कर रहा है उसको इंप्रूव करता है और मजबूत बना देता है। दूसरा आप देखिएगा कि ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है, बहुत सारे एक आरएनए से बहुत सारा जो आरएनए बन रहा है, उसको ये म्यूटेशन बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, यानी और नंबर बढ़ेगा, बनता जाएगा वायरस का। ये आप देखेंगे ये जो म्यूटेशन हुआ यहाँ पे ही हुआ है, वो क्या करता है, अवॉइड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, जो हम आपसे कह रहे हैं कि हो सकता है और छिपा लिया होगा, या अपना पहले ऐसा दिखता था वैसा दिखने लग गया, तो इस वजह से एंटीबॉडी पहचान नहीं पाएगा, इसको मार नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लोग जो बहुत परेशान क्यों है, क्योंकि इसमें 32 म्यूटेशंस हुए हैं, बहुत ज्यादा म्यूटेशंस हुआ है, और हो सकता है इस वजह से जो है ये काफी जो है ना इन्फेक्टिव हो गया हो, इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बहुत बढ़ गया हो, ये हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा दे रहा है, जो वैक्सीन अभी तक हम लोग लिए हो सकता है इस पे काम नहीं कर पाया। तो इस वजह से हम लोग डर रहे हैं, इस वजह से जो है ना हम लोगों को बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने की आवश्यकता, बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो ये हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, ठीक है म्यूटेशंस हो गया और हम आपसे कह रहे हैं म्यूटेशंस होता ही रहेगा, जब तक उसको होस्ट सेल मिलता रहेगा। होस्ट सेल कब तक मिला रहेगा? पूरे वर्ल्ड का जब तक इम्यूनाइजेशन नहीं हो जाता है तब तक उसको होस्ट सेल मिलेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, फिर नए रूप में आ जाएगा, फिर हमको चैलेंज करेगा। तो सबसे पहले तो आपको आप सोच रहे हैं कि सिर्फ इंडिया को वैक्सीनेट कर लिए, सिर्फ यूएसए को वैक्सीनेट कर लिए तो हो जाएगा काम, नहीं होने वाला है। आपको अब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनको भी करना होगा, तभी इसको सबसे पहली बात है होस्ट सेल नहीं मिलना चाहिए। जब तक होस्ट सेल मिलता रहेगा, ये मल्टीप्लाई करता रहेगा, म्यूटेशन होता रहेगा, नया वेरिएंट आते रहेगा, तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को अलर्ट रहना, हम लोग को एहतियात बरतना है, हम लोगों को अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं। तो हम लोग कैसे बच सकते हैं? देखिए ऐसा नहीं है, यदि समय पे ये डिटेक्ट हो जाए तो वी कैन टेक केयर ऑफ दिस डिजीज ऑल्सो। लेकिन मान लिया हम छिपाते हैं और अचानक बहुत सारे केसेस आने लग जाए तो क्या होगा? हमारे हॉस्पिटल में उतने बेड्स नहीं रहेंगे, हमारे पास में उतना रिसोर्सेज नहीं होगा, तो इस वजह से क्या होगा? चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा, मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। एंड देन जैसे हम लोगों ने डेल्टा के समय में देखा, अपने बहुत सारे अपने लोगों को इस दुनिया से जाते देखा, वही सेम कंडीशन होगा। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये वायरस सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वायरस तो चाहेगा कि हम ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करें, लेकिन हम लोग बच सकते हैं। यदि समय पे हम लोग डिटेक्ट हो जाते हैं तो देयर आर मेडिसिन विच कैन टेक केयर ऑफ दिस डिजीज।
जैसे आप देख लीजिए क्लोरोक्विनिन जब ये अंदर घुसता है इसको खत्म कर देता है, रेमडेसिविर जो है इसको आरएनए को मल्टीप्लाई नहीं करने देता है। लेकिन कब हम लोग मैनेज कर पाएंगे डिजीज को? जब समय से हम लोग डिटेक्ट कर ले, जब हम मिनिमाइज जो नंबर है, जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं उनका नंबर मिनिमाइज कर ले। यदि बहुत सारा ह्यूज नंबर अचानक हो जाता है इससे इन्फेक्टेड, तो हम लोग कैसे इसको मैनेज कर पाएंगे? आप खुद ही सोचिए। तो इसके लिए अगेन वी हैव टू थिंक कि जब तक वैक्सीन इसके लिए अपडेट नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों को बचना होगा, भीड़ भाड़ वाले एरिया से बचना होगा, जब तक बहुत अर्जेंट काम नहीं हो। गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा है, यही तो सॉल्यूशन नहीं ना है। खुद हम लोग भी तो अपने आप को लॉक कर सकते हैं। जब व्हेन वी हैव नीड तब हम लोग जा सकते हैं, देन वी कैन गो टू द मार्केट, जो भी हमारा काम हो उसको हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात है, मास्क इसका बेस्ट है, ठीक है। हम लोग हमेशा मास्क पहने, हम लोग हमेशा जो है अपने हैंड्स को वॉश करें। तो इस तरह से मतलब हम लोग को जो है ना मैनेजमेंट जानना होगा कि इस वायरस को कैसे मैनेज करना है, इस वायरस को कैसे मात दे। वो तो हम लोग को मात दे रहा है, वो तो कह रहा है कि आप डाल तो मैं पात। तो हम लोगों को भी मात देना होगा इस वायरस को। तो इसको बेस्ट वे जो है ना, जो कोविड गाइडलाइंस है उसको हम लोग अच्छे से फॉलो करें, और फॉलो करके तभी हम लोग जो है इससे थर्ड वेव को आने से रोक सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि थर्ड वेव आएगा ही, कोई जरूरी नहीं है। यदि अभी से हम अलर्ट हो जाएं, एडवांस में हम लोगों को पता हो गया है, और यदि अभी से हम लोग इस चीज को समझ लें तो डेफिनेटली थर्ड वेव इज नॉट गोइंग टू कम। पर यदि हम लोग सोचेंगे अरे कुछ नहीं है, कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, जैसा आप देखते हैं यूजुअली लोग कहते मिलेंगे अरे कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। भैया ये है, कोरोना है, समझ लीजिए आप, और बहुत घातक है। आपने देखा है पिछले सेकेंड वेव में कितने अपने लोगों ने खोया है। इसलिए ये है, हम सब अलर्ट रहें, हम सब कंप्लीटली कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करें और इस वायरस को मात दें और ओमिक्रॉन को मात दें। यही एक रास्ता है। और थर्ड वेव को आने से यदि रोकना है तो ये ह्यूमन बिहेवियर पे निर्भर करेगा। यदि हम ठीक रहेंगे तो डेफिनेटली इस ओमिक्रॉन को थर्ड वेव लाने नहीं देंगे। मैं प्रेम सागर मिश्रा, मैं फिर से आऊंगा आपके पास कोविड का बेसिक्स लेकर, कोरोना के बारे में एकदम बेसिक चीजों लेकर, जो आपको एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि ये है क्या, कैसे ये अपने आप को सेल्स में अंदर ले जाता है, कैसे मल्टीप्लाई करता है, म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन कैसे, इसका इम्पैक्ट क्या है, किस तरह से डिजीज होता है, किस तरह से ऑर्गन पे इफेक्ट होता है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए थैंक यू सो मच, and I have a request to all of you, please be vigilant, be alert and kindly follow strictly the COVID guidelines. Thank you so much.